जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील, आप कह सकते हैं, उस बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह बिंदु है भौगोलिक प्रदेश और धारणीय विकास। इस बिंदु के तहत हम भौगोलिक प्रदेश के विषय में हम जानेंगे क्या होता है और धारणीय विकास क्या होता है, इसके विषय में भी हम जानेंगे और ये दोनों के बीच क्या सहसंबंध है यह भी समझेंगे और मानव का इसमें क्या हस्तक्षेप होता है और मानव के हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्रकृति का क्या प्रतिकार होता है। हम और सरकार इसके संबंध में क्या कार्य कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संक्षेप में हम समझने का प्रयास करेंगे। आप पूरे भारत के भौगोलिक प्रदेश का यदि आप अध्ययन करते हैं, जाते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रदेशों में वहाँ की क्या अवस्थिति को या क्या चीज़ों को आप देख पाते हैं। जैसे हम चर्चा करें कि बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश को यदि आप देखें, इस क्षेत्र को आप समझें, तो आप पाएंगे कि यहाँ का खान पान, रहन सहन, यहाँ की फसलें लगभग एक जैसी होगी और दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की जो फसलें होंगी, वहाँ का खान पान, रहन सहन होगा, लगभग एक जैसा होगा। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान की जो खान पान, रहन सहन, कल्चर जो होगा वो एक जैसा होगा। इसी प्रकार हिमालयी प्रदेश में आप जाइएगा, ऊपर में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, तो आप पाएंगे कि वहाँ की जो रहन सहन, खान पान, कल्चर जो होगा वो एक जैसी होगी और ये सारे एक दूसरे से भिन्न और विशिष्ट होंगे, अपने आप में विशिष्ट होंगे, सबकी अपनी एक गरिमा होगी। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी प्रदेश का जो सीमांकन होता है, जो एक दूसरे से भिन्नता को दिखाता है, वह डिवाइड जो होता है वह होता है नेचर से, प्रकृति से। जैसे नेचर के तहत क्या क्या चीजें को हम रख सकते हैं, पहाड़ से डिवाइड होगा, पठार से डिवाइड होगा, नदी से डिवाइड होगा, झील से डिवाइड होगा, झरना से डिवाइड होगा, जंगलों के एक बहुत बड़े समूह से डिवाइड होगा, यानी कि जंगल से, प्राकृतिक जो जंगल होते हैं उससे डिवाइड होगा। तो इससे यदि डिवाइड होता है तो वहाँ के खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली सारे परिवर्तन हो। जैसे बिहार में ही आप देख लीजिएगा कि बिहार का एकदम सूक्ष्म अध्ययन यदि करें तो सोन नदी के इधर आप देखिएगा पूरब में, तो वहाँ मगही बोली जा रही है। सोन नदी का नदियाँ जैसे ही पार करेंगे वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। हमारे पटना में देखिए, गंगा नदी की इस तरफ पटना का जो प्रदेश है, पटना का जो क्षेत्र है, इधर भी मगही बोली जाती है। और पटना से जैसे ही हाजीपुर से उधर सारण उधर चले जाइएगा तो भाषा में परिवर्तन दिखता जाता है। भिन्न नदियों को अलग करते हैं, जैसे जैसे सिर्फ नदी डिवाइडिंग है, फिर भी वहाँ की बोली, भाषा, वहाँ के फसलें में परिवर्तन दिखता जाता है। हम एक भी बिहार के सूक्ष्म अध्ययन भी करें, प्रदेशों का भी उसी ढंग से, तो मानव द्वारा यदि कोई रेखा खींच दिया जाए और उसको देश का या राज्य का बंटवारा कर दिया जाए तो उससे भौगोलिक प्रदेश का सीमांकन नहीं होता है। भौगोलिक प्रदेश का तात्पर्य नेचर के डिवीजन द्वारा होता है और वहाँ का रहन सहन, खान पान उससे प्रभावित होता है, जो एक दूसरे से भिन्न और अपने आप में उसकी विशिष्ट अपनी पहचान, अपनी गरिमा होती है। तो हम देख रहे थे कि बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद उधर जाइए राजस्थान, मरुस्थल का प्रदेश, दक्षिण का पहाड़ी पठारी प्रदेश में जो आप, हिमालयी प्रदेश में जो आप भिन्नताएं देखते हैं, वह किसकी उपज है? तो वहाँ का वो भूपृष्ठ की उपज है। और वह भूपृष्ठ, जैसे हम गंगा नदी वाले क्षेत्रों में है या बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और बंगाल की यदि बात करें, तो यहाँ जो हमारी फसलें हैं वह गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी से प्रभावित है। और यहाँ पानी की प्रचुरता के कारण यहाँ फसलों का निर्धारण हुआ, खान पान का निर्धारण हुआ, वेशभूषा, रहन सहन का निर्धारण हुआ। और जिन क्षेत्रों में, जैसे कि मरुस्थल वाला क्षेत्र जो है,
राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहां का जो वेशभूषा, रहन सहन, खान पान जो विकसित हुए हैं वह पानी के अभाव में विकसित हुआ है। हम वहां राजस्थान वाले क्षेत्रों में या जो अरबी मुल्क के क्षेत्र हैं वहां पानी के अभाव में टुइया बदना का प्रयोग करते हैं। गिरेगा तो थोड़ा सा गिरेगा, बदना। हमारे यहाँ बड़े गमले का प्रयोग करते हैं, गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ प्रचुरता के कारण, पानी की प्रचुरता के रूप में यहाँ का संस्कृति डेवलप हुई है, और मरुस्थलीय प्रदेशों में पानी के अभाव में वहाँ की संस्कृति डेवलप हुई है, विकसित हुई है। तो इसी प्रकार से हिमालयी प्रदेश में वहाँ का जो बर्फीले क्षेत्र है वहाँ उस अनुसार से वहाँ की चीजें डेवलप हुई है। तो सिर्फ मानव का रहन सहन इससे नहीं प्रभावित होता है, बल्कि उससे वहाँ रहने वाले जीव, वहाँ रहने वाले वनस्पतियाँ भी उस भौगोलिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है, उसके अनुरूप जन्मते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं। तो वर्तमान समय में नहीं कह सकते, इसके पहले से ही और आज भी अब तो और अंधाधुंध तरीके से इन भौगोलिक पृष्ठभूमियों में जाहिल मनुष्यों द्वारा हस्तक्षेप हो रहा है। जैसे गंगा नदी से बालू को उठा ले रहे हैं, गंगा नदी में रास्ता बना दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं गंगा पथ, बड़ी भीड़ लगा हुआ रहता है। आप शाम के संध्या के समय में जाइए, कभी भी जाइएगा तो गंगा नदी के में गंगा पथ, ब्रिज और बहुत सारे अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं गंगा नदी में। तो इससे हम जाहिल मनुष्य नदी पर प्रहार कर रहे हैं, और इस नदी पर प्रहार से सिर्फ नदी की जो नदी अमूल धरोहर है वही समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि नदी के खाने के साथ साथ हम वहाँ की संस्कृति को खा जा रहे हैं। मरुस्थल वाले भूमि में हम वाटर इंटरलिंकिंग परियोजना के माध्यम से यदि पानी को धकेल दे रहे हैं तो वहाँ सिर्फ हम मरुस्थल को नहीं खा रहे हैं, बल्कि वहाँ उपजने वाली संस्कृति, वहाँ की अमूल विरासत को खा जा रहे हैं। इसी प्रकार से पहाड़ को यदि हम गट्टी, छड़ी, भौतिक सुखों को भोगने के लिए घर मकान में यदि प्रयोग कर रहे हैं तो हम वहाँ पहाड़ को सिर्फ नहीं खा रहे हैं, बल्कि पहाड़ में उगने वाली संस्कृति, उसमें जन्मने पलने बढ़ने वाली संस्कृति को हम निगल जा रहे हैं, चबा जा रहे हैं, खा जा रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि बहुत सारे पुस्तकों में हमने भी अध्ययन किया है कि पशु पक्षी मानव का आहार के रूप में आहार जाल में वर्णित है। होगा, कभी होगा जब हमारी जीवन की उपादेयता के लिए, जीवन जीने के लिए पशुओं को मारना, पक्षियों को खाना हमारी मजबूरी थी, तो होगा, निसंदेह होगा। लेकिन जब मानव की बुद्धि विवेक विकसित हो गई, आप अनाज उगा करके खा सकते हैं, तो आज हमारा आहार जाल में क्यों रहे? आहार जाल तब होगा जब हमारी मजबूरियां हैं उसको खाना, क्योंकि हम उसके खाए बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे बकरी को खाए बगैर शेर जीवित नहीं रह सकता है, उसको खाना उसकी मजबूरी है। घास को खाए बगैर बकरी जीवित नहीं रह सकता है, मछली को खाए बगैर बगुला जीवित नहीं रह सकता है। क्या बकरी को मानव के खाए बगैर, माने मानव को बिना बकरी खाए बगैर जीवित नहीं मानव रह सकता है? मानव तो अपने लिए, मनुष्य अपने लिए फसलों का उपयोग तो बुद्धि विवेक से कर ही रहा है, उगा ही रहा है। तो यह फसल, बकरी या मीट या मांस या पशु पक्षी जितने भी हैं, मानव के आहार जाल का हिस्सा नहीं होगा। हम जीव के स्वाद के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। आहार जाल का हिस्सा तभी माना जाएगा। हाँ, मनुष्य के लिए आहार जाल कब होगा? आप अफ्रीका के घने जंगलों में जाइए, वहाँ कोई जनजाति निवास कर रही है, वहाँ उसको बुद्धि विवेक नहीं अनाज उगाने की, तब वह जब शिकार कर रहा है तब उसका वह आहार जाल का हिस्सा होगा। हमारे यहाँ पशु पक्षी आहार जाल का हिस्सा नहीं है, जबरदस्ती उसको मत खाइए। अन्यथा आप यदि पक्षी को खा जा रहे हैं तो गिद्ध क्या खाएगा? आप यदि बगुला मछली को खा जा रहे हैं तो बगुला क्या खाएगा? आप यदि बकरी को खा जा रहे हैं तो शेर क्या खाएगा? आप तो अन्य जीवों के आहार जाल पर हस्तक्षेप कर दे रहे हैं, उस पर हमला बोल दे रहे हैं। तो इससे क्या होगी? एक जीव जंतु पशु पक्षी धीरे धीरे विनाश के कगार पर आ जाएंगे। आज भी बगुला देखने के लिए अब गांव में नहीं मिलते हैं, मुर्गा मुर्गी भी गांव में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। कुकरू कुक्का तो आवाजें नहीं सुने बहुत दिनों से, 10 वर्ष से।
तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, जाहिल मनुष्यों के हस्तक्षेप द्वारा सिर्फ उस वस्तु पर, उस नदी पर, उस पहाड़ पर, उस मरुस्थल पर, उस बालू पर हमला नहीं हो रहा है, बल्कि उस पूरे संस्कृति पर, उस पूरे विरासत पर, उस पूरे वनस्पति पर, उस पूरे जीव जंतुओं पर हमला हो रहा है मनुष्यों द्वारा। और इससे प्रकृति का असंतुलन या कहिए कि उसका संतुलन गड़बड़ हो रहा है, प्रकृति असंतुलित हो रही है। जब यह असंतुलित होगी तो वह क्या करेगी? प्रतिकार करेगी। प्रतिकार किस रूप में करेगी? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में करेगी, सूखे के रूप में करेगी, बाढ़ के रूप में करेगी। साथ ही साथ और प्रतिकार क्या करेगी? तो अनेक प्रकार के खाद्यान्न जो हैं वह खत्म हो जाएंगे, पौष्टिक आहार खत्म हो जाएंगे, अनेक वनस्पतियां खत्म हो जाएगी, पूरा सिस्टम जो है आपका, सृष्टि जो है विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रकृति पर प्रहार किया है, तो प्रकृति तो प्रतिकार करेगी ही करेगी। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर हम, आप और कुछ बुद्धिजीवी लोग या सरकारें इस पर इन्वायरमेंटल लॉ यानी कि विधि या विधिवेता सब मिल करके एक विधि बना रहे हैं या बनाया है और उस पर काम कर रही है, जिसको इन्वायरमेंटल लॉ कहा जाता है। पहले भी था, आज भी था, लेकिन आज उसको बड़े पैमाने पर संचालित करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि CFC की कंट्रोल की बात करते हैं, और CFC जहां उत्सर्जन होता है उसमें बैठ के करते हैं। हम AC में बैठ करके AC को कम करने की बात करते हैं, उस पर कंट्रोल करने की बात करते हैं। हम गंगा पथ में जा करके और गंगा से बालू जहां से उठती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहां से उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की, सरकार की, आम जनमानस की कहीं ना कहीं सहभागिता प्रकृति के प्रति कम तो है। कई बार सरकारें किसानों को पराली जलाने पर भी रोक लगाती है, ठीक है, लेकिन किसान के साथ भी समस्याएं हैं, मजबूरियां हैं। यदि वह पराली जला रहे हैं तो वह सालों भर खेत को हरा रख करके पर्यावरण का संतुलन का काम करते हैं। वह स्वयं में महान आत्मा है। साल भर तक अरहर का डंडा, अरहर का हरियाली, गन्ने की हरियाली, गेहूं की हरियाली, धान की हरियाली, अन्य फसलों की हरियाली से जिस प्रकार से खेत को सुशोभित करते हैं, जमीनों को सुशोभित करते हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं, यह सामान्य बात नहीं होती है, यह बड़ी बात होती है। तो फिर भी कुल मिला करके हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं कि पर्यावरण संकट हमारे लिए, मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए काफी गहरा प्रभाव छोड़ रही है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जाहिल मनुष्य ही है और कोई दूसरा नहीं है। फिर भी जाहिल मनुष्यों ने मिलकर के पर्यावरण पर नीति पर काम कर रही है, और ऐसी पर्यावरण नीति जो मानव के, मनुष्य के, जाहिल मनुष्यों के भौतिक सुख, हम मानव नहीं बोलते, मानव का मतलब होता है जिसमें मानवता हो, इसलिए हम मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य बोलना ज्यादा कारगर है, क्योंकि मनुष्य का मतलब होता है जाहिलता भरा हो उसमें। मानव का मतलब होता है जिसमें मानवता का रस हो। तो जाहिल मनुष्य की चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति पर प्रहार करता है झूठ का, कोई लाभ तो होगा नहीं, भौतिक सुख को ध्यान में सिर्फ रखता है। तो भौतिक सुखों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ पर्यावरण प्रदूषण को, पर्यावरण हरासमेंट को, अवनयन को कम करके भावी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उसको ध्यान में रख करके जो विकास की अवधारणा डेवलप की जाती है उसको हम धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण तो वहां भी विनाश होगा लेकिन कुछ कम हो, और इस कम करके कि आगे आने वाले हमारा बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता पोती भी उस चीज को देख पाए, समझ पाए। बगुला अभी कम मछली खाएंगे
तो आगे आने वाला भी बगुला जीवित रहेगा, सब एक बार खा जाएंगे तो बगुले खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम ऐसे विकास पर बल दें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज को देख पाए, समझ पाए, और पर्यावरण थोड़ा सा मैंने पर्यावरण में हरासमेंट कम हो। तो इस प्रकार के विकास की अवधारणा को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास कहते हैं। इसके तहत पर्यावरण को बेहतर रखने का सुझाव दिया जाता है। जैसे कैसे देंगे? वनों को लगाएंगे, ड्रिप सिंचाई करेंगे, पानी का बर्बादी कम होगा, रासायनिक उर्वरक के जगह पर जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, या भिन्न भिन्न पेट्रोल के जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोतों का प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जल स्रोत से जहां पर बाढ़ आ रहे हैं वहां पर प्लांट लगा करके ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करें। भिन्न भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों, धारणीय कृषि पद्धति के द्वारा या अन्य बेहतर कृषि तकनीक के द्वारा हम खेती गृहस्थी करेंगे तो हम पर्यावरण का जो पारंपरिक जो स्रोत है उसको हम सहेजने में सफल होंगे। तो इस प्रकार के विकास को हम लोग धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृति को संजोए। हमारा प्रार्थना है आपसे, हम हमेशा शाकाहारी होने पर बल देते आए हैं, और हम सिर्फ बल देते ही नहीं आए, हम खुद पहले से शाकाहारी हैं, घर परिवार में लोग शाकाहारी हैं। क्योंकि शाकाहारी होना एक सिर्फ व्यक्तिगत चीजें नहीं है, यह अन्य जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, आस्था और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। और यह धारणीय विकास का भी हिस्सा होगा। शाकाहारी होना धारणीय विकास का हिस्सा होगा। शाकाहारी होना आपको प्रकृति के जो आप निगल जा रहे हैं, प्रकृति पर जो प्रहार है उसमें आपकी प्रहार की क्षमता घट जाएगी, मानवता आएगा, मानवता का रस होगा, उसमें प्रेम का, सद्भाव का जीवन होगा और नैतिक मूल्य में बढ़ोतरी होगी। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।